आज हम लोग उत्तरी एवं दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप लोग को मालूम पहले से होगा कि विभिन्न शिक्षा नीतियों के बदलाव में अनेक शिक्षाविदों के द्वारा बदल करके सूत्रों का निष्पादन किया गया। अब सूत्रों का जो निष्पादन किया गया, जिसमें बार बार जब भाषा की बात आई तो उसमें मुख्य भाषा कौन होगी, उसके बदले में कौन भाषा होगी, संचार की भाषा कौन होगी, संपर्क की भाषा कौन होगी। इसमें सबसे अधिक आपके भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो संवैधानिक प्रावधानों को जब लागू किया गया, उस समय आपके हमारे बिहार के ही सपूत जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, जब संविधान में भाषा की बात हुई तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तो उन्होंने भाषा को सर्वोपरि स्थान अपने देश के उन अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए सर्वोपरि अपनी व्याख्यान के द्वारा उन्होंने कहा, प्रस्तावित किया कि सर्वप्रथम हमारी जो भाषा होगी वह राष्ट्रीय भाषा एक भाषा के रूप में प्रथम भारतीय भाषा को हिंदी स्वीकार करना होगा। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि प्रादेशिक भाषाओं का भी उतना ही महत्व होगा जितना राष्ट्रभाषा या राजभाषा का महत्व है। यस हाँ बोलते रहिएगा। आप लोग आकर के कहीं सो जाते हैं शायद, उस स्थिति में हाँ यस और हाँ बोलते रहिए तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि हाँ बच्चे लोग हैं। तो उस स्थिति में जब भाषा का अनुमोदन किया गया तो भाषाविदों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा यह कहा गया कि जिस स्थिति को, जिस परिस्थिति को हम किसी भाषा के द्वारा निपटारा करते हैं वह भाषा हमारे लिए उत्कृष्ट होगी। और हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें अनेक भाषाएं पुष्प गुच्छों की तरह, झिलमिलाते सितारों की तरह हमारी शोभा बढ़ा रही है। और उन सभी भाषाओं में उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक परंपरा तथा सामाजिक गतिविधियां प्रचुर मात्रा में झलकती है। इसलिए उन सभी भाषाओं को एकाकार करने के लिए हम उस भाषा को संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत डाल सकते हैं। उस समय 13 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में डाला गया। आप लोग तो जानते ही होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब उस बात को, उस स्थिति को जब जानेंगे तो अब के समय में आपके देश में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया है। बहुत अभी भाषाएं इतना अच्छा भाषा, जो भाषा का बोलबाला पूरे देश में है, उन भाषाओं को अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं डाला जा सकता है, डाला जा सका है, जिन भाषाओं को हम जानते और समझते और बोलते भी हैं। हमारी भोजपुरी भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में आप लोग अब जान गए तो मुख्य भूमिका आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारतीय भाषा
तमिल, तेलुगु और मलयालम है। तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के साथ साथ वहाँ अंग्रेजी भाषा अधिक बोली जाती है, वहाँ हिंदी भाषा बहुत कम बोली जाती है। समझते तो जरूर हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का वहाँ। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिए, यस सर बोलते रहिए। तब जब उस बात को हम समझते हैं तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में दौलत सिंह कोठारी ने, दौलत सिंह कोठारी का नाम आप लोग जान ही रहे हों, तो कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन की जब अपनी संस्तुतियां उपस्थित हुई तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का अनुमोदन किया और त्रिभाषा सूत्र को उन्होंने लागू भी कर दिया। अब हम यह समझेंगे पहले जो त्रिभाषा सूत्र है क्या, तब न समझेंगे जो दक्षिण भारतीय और उत्तरी भारतीयों को कैसे जोड़ेंगे। पहले हमको यह समझना है कि त्रिभाषा सूत्र को लागू किसने किया, त्रिभाषा सूत्र क्यों बना और त्रिभाषा सूत्र क्या है। पहले हम इस बात को समझेंगे। हम जब तक नींव नहीं बनाएंगे घर का तब तक छत नहीं ढाल सकते हैं, यह हम लोगों को समझना जरूरी है। और आप लोग तो बहुत बुद्धिशील और विवेकशील, ज्ञानशील, अनुशासनशील तो हैं ही, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि त्रिभाषा सूत्र इसलिए लागू किया गया क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं और एक भाषा से हमारे देश में काम नहीं चल सकता, इसलिए उसको त्रिभाषा सूत्र में उसको पिरोया गया। सबसे पहला त्रिभाषा सूत्र क्या है, सबसे पहली भाषा उसकी प्रादेशिक भाषा होगी जो अपने प्रदेश में, अपने समाज में, अपने गांव में जिसका प्रचलन है, जिसे बोला जा रहा है। यानी अगर प्रादेशिक भाषा का अनुमोदन हुआ तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि हम अपने राज्य से लेकर के किसी राज्य के भाषा को देखते हैं। बिहार में भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका भाषाओं का प्रचलन है। इन भाषाओं के अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं जिसको मैंने आपको बताया है। उन भाषाओं को उन्होंने स्थान देते हुए कहा कि यह भाषा पहली भाषा के रूप में हमारे पास विद्यमान होगी और हम किसी भी काम काज को जो गैर विद्यालयी कार्य होंगे उस कार्य को हम प्रादेशिक भाषा में भी कर सकेंगे, उसका अनुमोदन कर सकेंगे और उसका विस्तार कर सकेंगे। हम लोग पहली बात यह समझ गए। दूसरी बात उन्होंने यह भी लिखा, क्योंकि जब उनकी बात समझी गई, उनकी बात जब कही गई तो उनकी बात को समझाने और कहते हुए यह स्पष्ट किया गया कि हमारे देश की जो एक भाषा जिसको हम हिंदी से जानते हैं, उस भाषा का प्रभाव रहेगा, उस भाषा को भी पढ़ा जा सकता है। उसी भाषा में हमारे देश के काम काज होंगे, हमारे देश के उन सभी विषयों को, सभी विधाओं को, सभी व्यवस्थाओं को समझा और जाना जाएगा। आप इस चीज को भी समझ ले अच्छी तरह। उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का नाम रखा गया, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप मानते हैं, जिस भाषा से अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी संपर्क किया जा सकता है, संवाद किया जाता है, समझा जा सकता है। तब तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम जब उस त्रिभाषा सूत्र को समझते हैं
तो वह कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी ने एक बात और उस त्रिभाषा सूत्र में पिरो दिया कि जिस क्षेत्र में जो भाषा होगी उस भाषा के स्वरूप में उनके क्षेत्र में विद्यालय पढ़ाई जो होगी वह उसी भाषा में होगी और विद्यालय विषयक जो होंगे वो भी उस भाषा में होंगे और सरकारी कामकाज के साथ साथ सरकारी विद्यालयों में उन क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला होगा। जैसे हम समझें, आप लोग को मन होगा तो नोट भी करते जाइएगा। जैसे अगर दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं का बोलबाला है। अरे आप लोग अपना हिसाब से नोट कीजिएगा, हम लिखा नहीं रहे हैं, सुनिए और अपना हिसाब से नोट कीजिए। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं को वहाँ के लोग बोलते हैं। तो वहाँ आपको जानना चाहिए कि वहाँ के लोग तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा को लिखित और मौखिक रूप में पूर्णतः प्रयोग करते हैं और विद्यालय भाषा भी वहाँ का तेलुगु, तमिल, मलयालम के रूप में होता है और अन्य विषयों को भी जो भाषेतर विषय होता है। भाषेतर विषय का मतलब हो गया कि भाषा से अलग विषय जिसे किसी भाषा में ही हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ हुआ, मैथ को अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत मीडियम में भी पढ़ाया जाता है और भी मीडियम में माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जब क्लास कर रहा था तो कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी में हमें सभी विषयों को केवल और केवल संस्कृत में पढ़ाया जाता था। उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भाषाओं का जो समावेश है उसमें सभी के सभी भाषाएं उनके क्षेत्रीय भाषाओं में सभी के सभी विषयों को उनके क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाता है और विशेषकर प्राथमिक स्तर के विद्यालय में तो यह जरूर पढ़ाया जाता है और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भी यह पढ़ाया जाता है। तो इस बात को तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। द्वितीय भाषा के रूप में वहाँ के लोग अभी तक अंग्रेजी को ही स्वीकार किए हैं, हिंदी को तीसरा नंबर में रखे हुए हैं। इसलिए बार बार त्रिभाषा सूत्र के परिप्रेक्ष्य में विवाद दक्षिण भारतीयों से होता आया है। इस बार भी आपने 2018 के जो शिक्षा आयोग की शिक्षा नीति गठित हुई, शिक्षा नीति ने फिर से दोहरा दिया कि त्रिभाषा सूत्र सबों के लिए अनिवार्य है। पहली भाषा प्रादेशिक भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी होगी और तीसरी भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में होगी वह अंग्रेजी होगी। इसमें कतई संदेह नहीं है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए इस बात को, आगे भी समझिए। हम कुछ और इसमें बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं। हमने उत्तरी और दक्षिणी भारतीयों की भाषा के बारे में पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ना चाहा है, तो इसमें यह स्पष्ट हो गया कि हम जिस भाषा को, जिस बात को, जिस तथ्य को जानते हैं, जिस भाषा में जानते हैं उसी भाषा में उसका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग तो इतने अच्छे राज्य में हैं कि यहाँ के सभी लोग उन सभी भाषाओं को दरकिनार करते हुए अपनी राष्ट्रभाषा को प्रधानता देते हैं और यहाँ हिंदी आसानी से सभी लोग समझ जाते हैं। भले ही हम यहाँ चंपारणी भाषा बोलें, मुजफ्फरपुरी भाषा बोलें, मुंगेरी भाषा बोलें, मैथिली भाषा बोलें, छापरिया भाषा बोलें, सिवानी भाषा बोलें, अररिया भाषा बोलें, कोई भी भाषा बोले, हम आपको जो बोले हैं वो सब भाषा है, ये आप समझ लो। लेकिन हिंदी को हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उत्तरीय भारतीय में भी जब हम उत्तरी भारतीयों की भाषाओं का बात करते हैं तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि स्थानों में हम देखते हैं
कि वहाँ की भाषाओं में भी हिमालय भाषा तथा और भी भाषाओं का समावेश है, लेकिन वहाँ के लोग कभी विरोध नहीं किए, क्योंकि वहाँ के लोग भी हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्रयोग करते हैं। इसलिए उत्तरी भारतीय भाषाओं में हम हिंदी भाषा और उसके क्षेत्रीय भाषा और संपर्क भाषा को पूर्ण रूप से लागू करते हुए उस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए कि और दक्षिण भारतीयों में केवल 3 और 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ के लोग वहाँ की भाषाओं को अधिक महत्व देते हैं और हिंदी भाषा को कम महत्व देते हैं। लेकिन अत्यंत खुशी और आनंद की बात है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा की प्रतिशत जो प्रतिशतांक है वह अब 70 पर पहुंचने वाली है। 68 पॉइंट कुछ हो गई है। लोग आपके देश के बोलने वाले लोग जो हैं, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय केवल और केवल 42 से 43% लोग ही हिंदी भाषा को ठीक ढंग से समझते थे। लेकिन अब इतनी अच्छी बात हो गई कि आपके देश के लगभग 69% लोग पूर्ण रूप से हिंदी को समझते और बोलते हैं। तो यह अत्यंत गौरव की बात है और मैं अत्यंत गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम हिंदी भाषा को भी उस संपर्क भाषा के स्थान से भी उत्कृष्ट मानते हैं। विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें हमारा हिंदी भी अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त कर रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोगों को मैंने त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया। इसमें कुछ पूछना और कुछ समझना होगा तो आप हमसे पूछ और समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतना अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तरी भारतीय दक्षिण भारतीय दोनों के जो भाषाओं की विधाएं हैं उसमें कोठारी आयोग ने, दौलत सिंह कोठारी ने अपने शब्दों में, अपने अनुमोदन में, अपने भाषा शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय तथा संपर्क भाषा सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोगों के लिए वस्त्र, भोजन इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को हम इस बात को बताते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार की बातों से, इस प्रकार के प्रश्नों से आप लोग उन सभी बच्चों का कल्याण करेंगे जो बच्चे आप लोगों से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र का मतलब यह है कि मातृभाषा से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक पहुंचने का एक जरिया है। हम लोग तो इतने भाषा के धनी हैं कि त्रिभाषा क्या, हम लोग पंच भाषा का भी उपयोग आसानी से करते हैं। हम लोग तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि भाषाओं को बोलकर अपने आप को इतने मजबूत बन चुके हैं जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए हम एक बार पुनः फिर कहना चाहेंगे कि त्रिभाषा सूत्र जो लागू हुआ वह तो पंच भाषा भी अगर लागू हो जाए तो हमारे बिहारी, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वह इतने समृद्ध हैं कि उन सभी का प्रयोग करने में थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे। क्योंकि अगर मेहनती है तो हम लोग हैं हिंदी भाषा भाषी, हम लोग एक हैं और हिंदी भाषी का कहीं तोड़ नहीं है। और इस भाषा भाषी के लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भले ही हम धन से कमज़ोर हों लेकिन बुद्धि की प्रखरता हमारी भाषा को और भी प्रखर बनाती है।
तो हमने आज उत्तरी और दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए त्रिभाषा सूत्र को पढ़ा और समझा। धन्यवाद। और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।